स्वागत दोस्तों, आगे चलने से दिखा के आगे सामने मोदी बच्चन के सबसे पहले सबसे को बताएंगे दोस्तों। मणिपुर के अंदर बीजेपी से नहीं चल पा रही सरकार तो नौकरशाहों की पूरी फौज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से टॉप लेवल के अधिकारी कांग्रेस पार्टी में एकजुट होकर शामिल होकर अब मणिपुर बचाने के लिए मैदान में कूद आए हैं। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे एक और दिग्गज ऐसे शामिल हुए हैं जिनको पूरे देश भर के अंदर जाना जाता है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी तरफ जहां पर चंडीगढ़ की तरफ बढ़े किसान, फिर बताएंगे आगे क्या हुआ और कई स्कूलों के अंदर छुट्टी भी घोषित कर दी गई। दोस्तों कौन से मामले को लेकर किसान मैदान में कूदे हुए हैं। इसी के साथ में बीजेपी के बड़बोले नेता निशिकांत दुबे एक बार फिर से घुटना टेकते हुए माफी मांगते हुए इंडिया गठबंधन के नेता के चरणों में पड़ते हुए नजर आए। दोस्तों इसी के साथ में सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के अंदर जोरदार तरीके का बवाल शुरू हो चुका है। दोस्तों एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, तो सारी बड़ी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर की जनता बदलाव चाहती है और पहले चुनाव के अंदर ही जनता बदलाव करके दिखा देगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर के अंदर जिस तरीके के हालात खराब है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से लगभग 3 साल बीत जाने के बावजूद स्थिति नहीं संभल रही है। दोस्तों उसके बाद अधिकारियों के एक बड़े समूह ने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को अब बताना पड़ेगा कि कैसे मणिपुर की स्थिति को सुधारा जा सकता है। दोस्तों इससे पहले अधिकारी के तौर पर काम करने के बावजूद क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो एक दो नहीं बल्कि 10-10 टॉप लेवल के अधिकारी कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे शामिल हो गए हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि मणिपुर के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधिकारी थानो ओजम बृंदा जो 12 जुलाई को कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, उनको याशकल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों और मणिपुर के इंफाल में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में इकराम इबोबी सिंह और सांसद बिमोल भी उपस्थित रहे। दोस्तों और इकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में 10 पूर्व नौकरशाह के साथ में पूर्व विधायक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों थानो ओजम बृंदा ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। 2027 में मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब ये जो दावा किया गया है दोस्तों, और 10 बड़े नौकरशाह के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबर सामने आई है, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मणिपुर के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि 27 के अंदर मणिपुर का चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, तो आखिरी मौका है मणिपुर को बचाने का और वो है 2027 का चुनाव। इसीलिए सारे बड़े टॉप लेवल के अधिकारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये संकेत मिलने लगा है कि सब मिलकर मणिपुर को बचाना चाहते हैं, इसीलिए सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का रास्ता अपना रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होते हुए वृंदा ने कहा कि बीजेपी को केवल एक ही पार्टी हरा सकती है और वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मणिपुर में बीजेपी को हराने में सक्षम एक ही राजनीतिक पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में चल रहा संघर्ष बीजेपी सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कांग्रेस की सरकार मणिपुर के अंदर आएगी और मणिपुर के अंदर पुनर्निर्माण करेगी, यानी वापस से मणिपुर के अंदर उसकी शांति, मणिपुर की शांति मणिपुर को वापस दिलवाएगी। इस कार्यक्रम में डंके की चोट पर इस बात का ऐलान किया गया है। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि यही कदम सबको एक साथ पहले भी उठाना चाहिए था और एकजुटता के साथ लड़ते तो बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं आती, लेकिन अब क्योंकि बड़ी संख्या में बड़े बड़े लोग जो चेहरे हैं दोस्तों, जाने माने चेहरे हैं, चाहे वृंदा हो जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है, तो ये एक बड़ा बूम है कांग्रेस पार्टी के लिए। और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी मणिपुर के अंदर सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर भी एकमात्र सीट जहां पर चुनाव कराए गए मणिपुर के अंदर वहां कांग्रेस पार्टी जीती। तो इससे पता चल रहा है कि मणिपुर की जनता परिवर्तन करने के लिए तैयार है, उनको मजबूत चेहरे चाहिए और अब धीरे धीरे करके मजबूत चेहरे कांग्रेस पार्टी में आते चले जा रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहां पर किसान मोर्चा उग्राहा के आह्वान पर शुक्रवार को चंडीगढ़ के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दोस्तों जिसने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारत अमेरिका के व्यापार समझौते और नई लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान मैदान में उतरे। सेक्टर 34 के प्रदर्शन ग्राउंड में मटका चौक तक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों लाइफ लाइन पर रेंगते नजर आए वाहन। इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर चंडीगढ़ की लाइफ लाइन कहे जाने वाले सबसे व्यस्त मध्य मार्ग पर देखने को मिला। दोस्तों मार्च के कारण यहाँ पर करीब 2 घंटे तक भयंकर जाम लग गया और सड़कों पर वाहन की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दफ्तर और स्कूलों और काम के लिए निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर बीजेपी सरकार ने ट्रेड डील यानी व्यापार समझौते को वापस नहीं लिया, यानी अमेरिका के साथ जो बातचीत की जा रही है, जो व्यापारिक समझौता किया गया है उसे वापस नहीं लिया गया, तो प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस बात को सुना नहीं। उसके बाद अब ये जोरदार तरीके का विरोध प्रदर्शन किसानों का हुआ है, जो चंडीगढ़ के अंदर बड़े स्तर पर देखने को मिला। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन देश के अलग कोनों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। 2 घंटे लंबा जाम लगा है। ऐसे में आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया समझौता पहले से ही सवालों के घेरे में है दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर जब समझौता पूरी तरीके से एक अंतिम प्रारूप में सामने आ जाएगा तो स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इसीलिए यह प्रदर्शन बड़े स्तर पर चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। दोस्तों क्या ये दिल्ली की तरफ रुख करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को आदत हो गई है कि किसी भी नेता से भिड़ जाओ, बाद में उस नेता से माफी मांग लो, बोल दो कि क्षमा कर दीजिए सर, मुंह से निकल गई। तो कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है दोस्तों। निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग ली है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को अपने वकील से एक पत्र लिखवाया है। इसमें निशिकांत दुबे का वकील कहता है कि मेरे मुवक्किल यानी मेरे निशिकांत दुबे को इस बात का गहरा खेद है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कथन या टिप्पणी का आपके मुवक्किल यानी अखिलेश यादव ने अनजाने में अपमानजनक या आहत इसको समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि उनका अपमान किया है। मेरे क्लाइंट निशिकांत दुबे का आपके क्लाइंट अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा, गरिमा या व्यवसायिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यानी अखिलेश यादव का अपमान करने, उनको ठेस पहुंचाने, उनका मानहानि करने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसके बाद आगे लिखा जाता है कि यदि अनजाने में कोई ठेस पहुंची है तो मेरे मुवक्किल यानी जो मेरे क्लाइंट है इसके लिए हार्दिक क्षमा मांगते हैं। घूम फिरकर बोला जा रहा है कि निशिकांत दुबे के मुंह से निकल गई, कृपया उसे माफ कर दीजिए। ऐसे में दोस्तों बार बार निशिकांत दुबे के मुंह से निकल जाती है तो कितनी बार माफ किया जाए, ये एक बड़ा सवाल सामने है। तो क्या अखिलेश यादव इस केस को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों या फिर उनको माफी दे देंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं विवादित बयान देते रहते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू को लेकर, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर, और अब अखिलेश यादव को छेड़ने की कोशिश, उनको परेशान करने की कोशिश की गई, तो अखिलेश यादव ने दे दिया कानूनी नोटिस। तो उसके बाद याद आ गई अपनी असली स्थिति। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी के अंदर जोरदार तरीके का विरोध शुरू हो गया है दोस्तों। एनसीपी के नेता सच्चिदानंद सिंह ने नियुक्ति प्रक्रिया की पार्टी के संविधान और नियमों के खिलाफ बताते हुए पार्टी को कानूनी नोटिस भेजा है दोस्तों। साल 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद अजीत पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आपत्ति जताई है दोस्तों। नोटिस में सुनेत्रा पवार की नियुक्ति तत्काल रद्द करने की मांग की गई। ऐसे में धीरे धीरे करके अजीत पवार की पार्टी यानी एनसीपी एपी के अंदर से गुटबाजी शुरू हो गई है दोस्तों। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे बड़े बड़े नेता सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर चुप्पी साधकर बैठेंगे, ये कहना अपने आप में एक बेईमानी थी या फिर राजनीतिक समझ की कमी थी दोस्तों। और ये बात सबको पता था कि आज नहीं तो कल अंदर से पार्टी के अंदर से बम फूटेगा, और एक और उसी तरीके का मामला सामने आया है दोस्तों। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि उन्हें कानूनी नोटिस के रूप में भारतीय जनता पार्टी से प्रेम पत्र मिलने पर बहुत गर्व महसूस हुआ है। हुआ यह है दोस्तों की एक गंभीर आरोप लगाया था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राज्य में उनकी सरकार यानी जम्मू और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का काम कर रही है। उनके विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है कि तुम्हें दिल्ली से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, तुम लोग एनसी से विरोध कर दो, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो जाओ, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से अलग हो जाओ, नया गुट बना लो और दिल्ली से मांग करो कि तुम्हें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दिल्ली यानी बीजेपी के लोग केंद्र में बैठकर पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान कर देंगे, और बागी गुट के कहने पर ऐसा कर देंगे तो बागी गुट मजबूत हो जाएगा, और दोनों पिता पुत्र यानी दोनों अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की स्थिति एकदम कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो ये कोशिश, ये एक ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही साथ 30 करोड़ का ऑफर भी देने का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोस्तों। इसके बाद बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को कई 100 करोड़ का नोटिस थमाया है और उनको कहा है कि आप नोटिस का जवाब दीजिए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से पूरा देश आक्रोशित है दोस्तों, जिसके लिए बीजेपी आरएसएस को माफी नहीं दी जा सकती, और देश पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधकर क्यों महीनों से बैठे हुए हैं। करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर नरेंद्र मोदी की चुप्पी कई सारे सवालों को जन्म देती है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को हुई है, उसमें घूम फिर कर यही सवाल पूछा है दोस्तों। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर धर्मशाला, शिमला, देहरादून, सहारनपुर और मेरठ के साथ साथ नई दिल्ली, रोहतक, चंडीगढ़, जालंधर और अमृतसर के साथ साथ जोधपुर, जयपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, उदयपुर के साथ साथ कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे के साथ साथ मुंबई, गोवा, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट के साथ साथ चेन्नई, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, इम्फाल और गुवाहाटी जैसे टोटल 50 शहर थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का केवल एक ही उद्देश्य था कि बीजेपी सरकार से सवाल पूछना कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो बातें आप करते हैं, जीरो टॉलरेंस नहीं, पूरा टॉलरेंस चल रहा है, एकदम दबा के टॉलरेंस चल रहा है। इस पर बीजेपी के लोग बोलने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे तो फंसेंगे, और इसीलिए चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं दोस्तों। यहाँ तक कि कई लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसी पर ही कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी ने इसी मामले को लेकर भाजपा को घेरा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी तो एक शब्द नहीं बोल रहे, पता भी नहीं चल रहा कि राम मंदिर शब्द नरेंद्र मोदी जानते भी हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें
फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने सोमवार को कहा कि वो राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्यों जिसमें अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख करेंगे। दोस्तों, बार एसोसिएशन के वकीलों का दावा है कि उन्होंने 2 जुलाई को राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की। फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य आफ्ताब खान ने कहा कि हमने राय मिश्रा राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को 2 सप्ताह का समय दिया है। सोमवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने पहुंच गया। दोस्तों, वहां पर अधिकारियों ने हमें बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, शिकायत को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। आफ्ताब खान ने 21 वकीलों की समिति के सदस्य भी है जिसका गठन राव मिश्रा राय के खिलाफ मामले की पैरवी के लिए किया गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग को लेकर अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से मुलाकात की है। दोस्तों, लेकिन उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अब हम अदालत का रुख करेंगे और राय मिश्रा राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। इस मामले के सामने आने के बाद फैजाबाद बार एसोसिएशन ने आम सभा की बैठक में ये निर्णय लिया था। दोस्तों, राम मंदिर से जुड़े आरोपियों की ओर से कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। एसोसिएशन ने यह भी फैसला किया था कि कोई भी सदस्य आरोपियों की ओर से पैरवी करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, उसे एसोसिएशन से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दतिया इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है लेकिन हॉर्मुज लोकल न्यूज बना हुआ है। रवीश कुमार ने ये 2 तरीके के जो विरोधाभास है उसका जिक्र किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर धरना और अनशन क्या है, कोई न्यूज नहीं चल रहा है। जल्द ही कैबिनेट विस्तार के जरिए भारत को बदलाव देने की कहानी आने वाली है, यानी ये कह दिया जाएगा कि मंत्री को बदल दिया गया है, यानी धर्मेंद्र प्रधान को बदल दिया गया है कैबिनेट के विस्तार से। तो ऐसे में ये जो अनशन चल रहा है, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा और कहीं न्यूज चैनल पर बातें चल भी नहीं रही। रवीश कुमार इस बात को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना एकदम सही है। जब देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है तो उसे कोई मीडिया वाला कवर करने को तैयार नहीं है। खासकर जो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया बताते हैं, वे लोग तो पूरी तरीके से गायब है दोस्तों, और ऐसे गायब है जैसे इनका कुछ अता ही पता नहीं है। ऐसे में रवीश कुमार इस बात को कहते हैं कि एथेनॉल से परेशान जनता का सर्वे के आंकड़े में दिखाया जा रहा है कि लाखों लोग बोलने को तैयार भी हैं। तो रवीश कुमार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तंज कसा गया। दोस्तों, कैसे हॉर्मुज की बातें चर्चा चली नहीं रही और दतिया इंटरनेशनल न्यूज बना पड़ा है, तो ये सारी बातें हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने रन अगेंस्ट पेपर लीक यानी पेपर लीक के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया। दोस्तों, ये आयोजन जयपुर के अंदर किया गया, यानी रन अगेंस्ट पेपर लीक, यानी हर मुद्दे को लेकर एक मैराथन कराया जाता है दोस्तों। और ये जो मैराथन कराया गया है, इसका जो थीम था, जो मेन काम था, जो मेन मुद्दा था, जो अवेयरनेस फैलाना था आम जनता के बीच में, वो ये था कि रन अगेंस्ट पेपर लीक। जयपुर में सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने पेपर लीक के विरोध में रन अगेंस्ट पेपर लीक कार्यक्रम का आयोजन किया। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूरे देश के अंदर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन पेपर लीक की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे, और उनकी कामयाबी नहीं हो पा रही कारण ये है कि बीजेपी की सरकार पेपर लीक रोक नहीं पा रही, और इसीलिए छात्रों के बीच में अवेयरनेस का प्रोग्राम यानी जन जागरण का ये अभियान चलाया गया और मैराथन के माध्यम से किया गया है, तो और ज्यादा युवाओं के बीच में फैला है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आ रहे हैं ऐसे मैराथन के अंदर, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आम जनता काफी नाराज है दोस्तों। और जयपुर के अंदर कई सारी एकेडमी भी है और वहां से जो छात्र आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी देखने को मिला है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में उस समय तीखी बहस देखने को मिली दोस्तों, जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्षी नेता पर चुनिंदा हिंदुत्व का पालन करने का आरोप लगाया। दोस्तों, सवाल उठाया कि उद्धव ठाकरे अपने पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मुंबई के प्रतिष्ठित सिद्धि विनायक मंदिर में कथित दान अनियमितताओं पर चुप क्यों रहे। यह राजनीतिक टकराव अयोध्या के राम मंदिर में दान की धनराशि की कीमती सामानों की चोरी और गंभीर अनियमितताओं से लेकर चल रहे राष्ट्रीय विवाद के बीच हुआ है। आपको बता दें कि सदन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री शिंदे ने अयोध्या मंदिर के सामने आई सुरक्षा और वित्तीय खामियों पर कड़ी निंदा की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम ने पूरे देश भर के अंदर लाखों राम भक्तों की भावना को गहरा आघात पहुंचाया है, और एकनाथ शिंदे ने पुष्टि की कि एक विशेष जांच दल ने पहले ही गिरफ्तारी कर ली है और अयोध्या मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। उन्होंने कड़ी जवाबदेही का आश्वासन दिया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हेरफेर का आरोप लगाया गया। ऐसे में हर तरीके से इस मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके के दावे हैं दोस्तों, लेकिन हर मंदिर के अंदर जो दान पत्र है और उनका जो इस्तेमाल हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इस बारे में अब सारी पार्टियां चर्चा करने लगी है, जो अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही साथ बीजेपी के नेता और IT सेल के हेड अमित मालवीय कहता है कि
राहुल गांधी विदेश के दौरे पर है और 22 जून से लेकर 13 जुलाई के बीच में विदेशी दौरे पर है। क्यों गए हैं राहुल गांधी, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और किससे मुलाकात कर रहे हैं और कौन है जो राहुल गांधी का यात्रा यानी ट्रेवल को स्पॉन्सर कर रहा है। और ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है, यानी ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे सवाल है जो नेता विपक्ष से पूछे जाने चाहिए। उनको आम जनता को इन सारे मामले पर जवाब देना चाहिए। अब बीजेपी के नेता को दिक्कत ये कि राहुल गांधी 22 जून से अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, लगभग 15 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। जबकि दोस्तों इस पर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि अमित शाह से इस्तीफा मांगो अमित मालवीय। भारत के नेता प्रतिपक्ष का दौरा भाजपा सरकार को नहीं पता तो कमजोर मोदी शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी सोचिए कि नेता विपक्ष दुनिया के किसी देश में जा रहा है मान लीजिए, और केवल ये मान लीजिए कि भाजपा वाले बोल रहे हैं कि घूमने जा रहा है, तो मान लीजिए घूमने ही जा रहा हो, तभी ये बात तो बीजेपी की सरकार को पता होना चाहिए। उन्हीं को पासपोर्ट के बारे में पता होता है कि कहाँ पासपोर्ट जा रहा है, कहाँ पर पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। तो अमित मालवीय को ये सवाल अमित शाह से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी कहाँ है। उनको कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी राहुल गांधी जितना विदेश के दौरे पर जाते हैं उसे लाख गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर ही रहते हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ऐसे देश में गए हैं जहां कुछ साइन ही नहीं हुआ, जहां कुछ हुआ ही नहीं, और अपने आप ही चले जाते हैं। साथ साथ दोस्तों जो भी इस पर आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जिम्मेदारी नेता विपक्ष की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की होती है। विदेश मंत्री इतने चक्कर लगा चुके हैं हर देशों के अंदर, लेकिन आज भारत का ज्यादातर देशों के साथ में टकराव ही चल रहा है। दोस्तों पड़ोस में ही इतने टकराव चल रहे हैं और विदेश नीति कहीं ना कहीं एकदम न्यूनतम स्तर की दिखाई देती है। साथ साथ स्वर्गीय नाथू सिंह के बेटे जय बिंद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नाथू सिंह के बेटे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और साथ में सैकड़ों समर्थकों को भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जय बिंद अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के पार्टी में शामिल होने से बड़ी राहत मिलेगी। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है दोस्तों। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का कॉम्पोजिशन और इसके स्टेटस रिपोर्ट दोनों को तलब किया गया है और राम मंदिर में चंदा चढ़ावा का मामला निर्णायक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, ये उम्मीद लोग जता रहे हैं दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की ओर से यह दावा किया गया है। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर सीएजी ने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लाडली बहन योजना के नाम पर ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन असल में ये करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लाड़की बहन योजना के लिए 26,693 करोड़ रुपए मंजूर किए गए दोस्तों, लेकिन सरकार ने तय की गई बजट से 3,541 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, एक्स्ट्रा खर्च कर डाले। बजट से ज्यादा खर्च हुए 3,541 करोड़ रुपए ऐसे थे दोस्तों जिसका हिसाब किताब सरकार के पास इल्ले है, यानी है ही नहीं, खत्म है। बजट से ज्यादा खर्च हुए 3,541 करोड़ रुपए का सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जब फंड की जरूरत नहीं होती तब भी इस योजना के तहत पैसे निकाल लिए जाते हैं। सरकार में भ्रष्टाचार को ज्यादा खर्च कहकर रफा दफा भी कर दिया जाता है। तो ये तरीके से बीजेपी सरकार की नीति को बताता है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए दतिया कलेक्ट्रेट पहुंचे दोस्तों। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बार कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के साथ हुए वाकये से सबक लेते हुए चुनाव में डमी प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया दोस्तों। दतिया में सोमवार को कांग्रेस ने सैकड़ों कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे दोस्तों। हालांकि गिने चुने नेताओं को छोड़कर बाकी भीड़ को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सांसद अशोक सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती और सेवड़ा विधायक फूल सिंह बरैया को प्रवेश दिया गया दोस्तों। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अयोध्या के अंदर राम मंदिर के ट्रस्ट सीईओ की वैकेंसी निकली है दोस्तों। एक्सपीरियंस की शर्त ऐसी रखी गई है कि नृपेंद्र मिश्रा और अवनीश अवस्थी ही इसमें फिट दिखाई देते हैं, बाकी राम जी जाने। यानी कहा गया है कि जो तीर्थ क्षेत्र संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पोस्ट है और इसकी कुछ शर्तें हैं दोस्तों। सेवा अनुबंध की जो अवधि है वो 3 साल की होगी, यानी 3 साल की जिम्मेदारी दी जाएगी। संतोषप्रद अगर सब कुछ सही
रहा तो फिर आगे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। पद स्थापना का स्थान रहेगा अयोध्या और वेतन और सुविधाएं परस्पर बातचीत से निश्चित की जाएगी, यानी जो जितना वेतन चाहेगा या जिस तरीके से बातचीत होगी उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कहा गया कि 50 से 70 वर्ष होनी चाहिए उम्र और अनुभव की बात की गई है कि विशाल सार्वजनिक संगठन संस्थान विभाग कंपनी के प्रबंधकीय दायित्व में कार्य करने का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव बहुआयामी यानी सामान्य प्रशासन, वित्त, लेखा, कार्मिक, जनसंपर्क, IT, सुरक्षा, विधि इत्यादि समन्वय और मार्गदर्शन का हो। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अथवा मंदिर, हिंदू धर्म संस्थान के प्रबंधन के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार अनुभव, कौशल और क्षमता वाले सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी एक तरीके से अधिकारियों को स्पेशल मेंशन करके बोला जा रहा है कि आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से दाखिल कर सकते हैं आवेदन। सक्रिय होना अनिवार्य, हिंदू होना अनिवार्य है, श्री राम भक्त, वैष्णव होना वांछनीय है और भाषा ज्ञान यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का भाषा ज्ञान होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई रखी गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या बीजेपी सरकार के इर्द गिर्द के जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है, यानी चंपत राय गए तो कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ, बीजेपी के आसपास का व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा? आप लोग जानते ही हैं। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा कहते हैं कि कांग्रेस अगर बरगद का पेड़ है तो इसके नीचे कोई भी दल पनप नहीं सकता। समाजवादी पार्टी आम का पेड़ है, जो आम के पेड़ के पत्ते भी काम आते हैं। तो इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं चल रही है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जुटा कर जा सकते, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत